हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी टेट की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, सीडीपी के पीवाई के क्वेश्चंस के कलेक्शन मैं लेकर के आ रही हूँ। इसके पहले 8 क्लासेस मैंने दे दी हुई, ये क्लास नंबर 9 है और हमारे चैनल रोजगार विद कृतिका के प्ले में जाकर आप वीडियोज देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पहले के पड़े हुए हैं। और इसकी टाइमिंग आप सभी को पता है 12:45 PM पे मैं जो है ये वीडियोज़ देती हूँ और दोपहर में आप सभी को ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही बता दें फ्रेंड्स, यह जो है आप सभी के पीवाई के क्वेश्चंस करने से आप सभी को ये आइडियाज़ मिल जाएगा कि यूपी टेट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप सभी को बता दें इसी क्रम में कि फ्रेंड्स, जैसे ही यूपी टेट वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एमपी टेट का, छत्तीसगढ़ सीटे, बिहार टेट, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जो भी टेट में हुआ है, जो भी सीडीपी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, सब कुछ बताऊंगी। इससे क्या है कि आप सभी का अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आगे में यूपी टेट के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, इदम में, अहम में, परा अहम में या परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी को फ्राइड के बारे में बताया होगा कि फ्राइड ने ये तीन जो है मुख्यतः इदम, अहम और परा अहम मुख्यतः रूप से इन्होंने बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब फ्राइड के अनुसार इन्होंने माना है कि जब मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है वह जो होता है परा अहमता। अगर वहीं पे हम फ्राइड का पूरा नाम पूछे तो सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। और उसके साथ ही जब इन्होंने 3 शब्द दिए हैं, इदम, अहम, पराहम, तो इसमें इन्होंने जो चेतन, इसमें एक एक मुख्य 3 शब्द भी देखने के लिए मिलता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन शब्द, ठीक है। तो ये आपको किस में देखने के लिए मिलता है, ये सारा डिटेल में हम आप सभी को जरूर बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि आप सभी को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट जरूर पूछिएगा। आपके कमेंट को जरूर हम ध्यान में रखते हुए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इदम, अहम और पराहम फ्राइड के थ्योरीज को अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। मापनी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। यह जो मापनी का गुण होता है, परम शून्य का गुण, इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे पहले इसका राइट आंसर बता दें, यह होता है अनुपात मापनी। यहाँ पे मापनी होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा मापनी, ठीक है। अनुपात मापनी में क्या होता है, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इसमें क्या होता है, मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुणों का परम शून्य भी होता है। अगर परम शब्द का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मापने, इसमें ही सिर्फ परम शून्य का गुण देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आराम से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे, नामित मापनी को अन्य नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं शाब्दिक मापनी। अगर नामित मापनी पूछ दिया, अगर नामित मापनी न पूछ करके शाब्दिक मापनी पूछ दिया तो फिर फ्रेंड्स वही होता है, यानी नामित मापनी और शाब्दिक मापनी दोनों से में। उसके बाद आता है आपका क्रम सूचक मापनी जिसको बोलते हैं क्रमिक मापनी, फिर आता है अंतराल सूचक मापनी और फिर होता है अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोरिया जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा है, रोसा, अल्पोर्ट, वाटसन या फिर मरे ने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन ने कहा है, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। ये है एक अमेरिकी वैज्ञानिक। इन्होंने कहा है कि मुझे एक बच्चे को ला करके दे दो, अगर नवजात शिशु, तो उसे वो डॉक्टर, चोर, वकील कुछ भी बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित इनकी लाइन है और जो कि 1913 में इन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, उसके साथ सिद्धांतकार के रूप में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपक की उपेदेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता, क्योंकि यहाँ पे जो है ध्यान आकर्षित करने की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, समदृष्टि, हार्मोन या फिर प्रेरणा। तो फ्रेंड्स, आप सभी सोचिए, बच्चों में रुचि कब उत्पन्न होगी, जब उसके प्रति उसका इंटरेस्ट हो। प्रेरणा, प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा बच्चे जब होता है, प्रेरणा पाकर जो बच्चे आसानी से पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना, कभी कभी टीचर क्या होता है, क्लास में कहते हैं कि उस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है या उस बच्चे ने बहुत अच्छे अंक पाए हैं, तो दूसरा बच्चे उससे सीखता है, यानी उससे प्रेरणा लेता है और वो भी अच्छा करने की कोशिश करता है। एक तरीके से उसके सीखने में उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्राइड के अनुसार इन्होंने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी कौन सी परिभाषा ठीक बैठती है। फ्राइड ने कहा है, तो ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। नेक्स्ट है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यानी
विस्मरण तब होता है भूलने की स्थिति, जब आपको क्या कुछ ऐसे दुख वाली परिस्थिति आती है जिसको आप भूलने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है, ऐसा फ्रायड ने माना है विस्मरण के बारे में। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतकार माना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने 3 शब्द दिए थे, हमने आप सबको बताया, अहम, इदम और परा अहम। इसमें 3 शब्द और भी मिलते हैं जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है, और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैंने आप सभी को करा भी दिया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको मैं लेकर के आई हूँ ताकि आपको ये लगे कि किस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया। मैं काफ़ी वीडियोज में आप सभी को ये इसके बारे में बताती रहती हूँ। अवधि, उदात्तीकरण, रुचि या प्रतिक्रिया निर्माण। तो फ्रेंड्स, रुचि यानी कि जब भी आप सभी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, रुचि रहेगी, तभी आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, आप कितना भी उसे कोशिश कर लीजिए, जब तक बच्चे की इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे पढ़ने की रुचि नहीं होगा, आप पढ़ा नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पे कही कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है। उसके साथ ही सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सीखने में स्थानांतरण। हमने आप सबको कहा था कि जब एक सीखी हुई परिस्थिति दूसरे सीखी हुई स्थिति में उपयुक्त होती है, कार्यरत होती है, तो वो होती है सीखने की स्थानांतरण प्रवृत्ति यानी सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो भी मैं बोलती रिपीटेड क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ लिया करें कि फ्रेंड्स वो कहना क्या चाह रहे हैं, यानी अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन से स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा ये किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये कोटेशन, ये बात जो है कही गई है। अगर हम बताएं, अगर सिम्पसन ने अगर कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है वह उनके अनुभवों का परिणाम होता है, यह जो है किसका कोटेशन ऐसे भी पूछ ले तो ये भी जो है परिभाषा सिम्पसन के, मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज या संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। तो फ्रेंड्स, अगर आप सांख्यिकी पढ़ेंगे जब यूपी टेट जो आपके सिलेबस में है तो उसका इसमें देखेंगे, ये आपको कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे जिसमें आप सभी को पढ़ना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो फ्रेंड्स, विकास की किस अवस्था में, और विकास की 4 अवस्थाएं आप सभी को पता होगा। पहला अवस्था है उनका शैशवावस्था होता है, दूसरा जो होता है वो बाल्यावस्था होता है, तीसरा किशोरावस्था और चौथा जो होता है वह प्रौढ़ावस्था। ये 4 अवस्थाएं पहले हो गई। उसके साथ अगर हम विकास की अवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा आप सभी को बाल्यावस्था में विकास देखने के लिए मिलता है। वो भी कब, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है, पूर्व बाल्यावस्था का एज अगर हम बात करें तो इसका एज जो होता है वह 3 से 6 वर्ष होता है और 6 से 12 वर्ष जो होता है उत्तर बाल्यावस्था का होता है। तो 3 से 6 वर्ष तो होता है जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, उसमें जो सीखने की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। और उसके साथ ही आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति जो होती है। आप ये याद रखिए, इतना रट लीजिए इस चीज को, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जैसे ही शिशु शब्द दे देगा उसके सामने आप सभी को यही लगाना है कि मूल प्रवृत्ति शब्द उसमें देखने के लिए मिलती है। शिशु का अर्थ होता है शैशवावस्था से। यहाँ पे शैशवावस्था जो कि आप सभी को अगर इसकी एज बता दें तो आप सभी को पता भी होगा कि 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ये होता है शैशवावस्था का। इसमें क्या है कि यहाँ पर आप सभी को बता दें, इसमें शिशु शब्द जुड़ गया, यानी शैशवावस्था में बच्चे की मूल प्रवृत्तियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर मूल प्रवृत्तियाँ में क्या क्या होता है, जिसमें हंसना, रोना और उसके साथ ही स्वप्रेम यानी स्वयं के प्रेम की भावना। इसमें क्या होता है, बच्चा अगर अपनी माता, आपकी मम्मी हो, दूसरे बच्चे को गोद में लेती है तो बच्चा जो होता है चिढ़ने लगता है, यानी वो सोचता है कि मम्मी सिर्फ मुझे ही प्यार करे। तो वो होती है अंतरात्मा, मतलब अपनी खुद की प्रेम, स्वप्रेम की भावना को वह दिखाता है बच्चा। तो ये होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, प्रयोग में जैसे कोहलर हो गए, पियाजे हो गए, वाइगोस, मतलब सबका सॉरी फ्रेंड्स, पियाजे नहीं, कोहलर हो गए, उसके साथ ही आप सभी का थर्नडाइक हो गए,
इन सभी का आप सभी को पता होना चाहिए। पावला हो गया, ये सारे कि इन्होंने किस पे प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो प्रयोग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोहलर की बात करें तो इन्होंने बनमानस पे प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसको सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। कुत्ते पे बात करेंगे तो कुत्ते का किन्होंने प्रयोग किया था, तो पावलोव ने किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। वहीं पे बिल्ली पे किसने प्रयोग किया था और चूहों पे किसने प्रयोग किया था, कमेंट जरूर करिएगा गाइस। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सृजनशीलता। यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, और क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, मैं आज नहीं लेकर आई हूँ, और यह आज मैं एक टॉपिक्स आप सभी को दूंगी, और उस टॉपिक्स से आप सभी को क्वेश्चंस बनाने हैं और क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। मैं पहले क्या करती थी, क्वेश्चंस लेकर आती थी, ऑप्शंस भी देती थी, आप सिर्फ आंसर कमेंट करते थे। बट आप सभी को अच्छा तैयारी करना है, अच्छे से स्ट्रांग बनना है। एक तरीके से किस तरीके से तैयारी का लेवल होता है वो सारे तो मैंने इतने वीडियोस डाले, उसमें आप सभी को व्यक्तित्व संबंधी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे। आप सभी को क्वेश्चंस व्यक्तित्व से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चंस लिखना है खुद से कमेंट में, उसके साथ ही उसके ऑप्शंस देने, और साथ ही साथ उसका आंसर भी आप सभी को कमेंट में बताने हैं। और उसके साथ ही अगर जो भी कमेंट आता है पहला, उसके साथ ही उसका नाम मैं अगली वीडियो में आप सभी को समझ जरूर बताऊंगी किसका वीडियो है, कौन सा क्वेश्चन किसके नाम से आया हुआ है, और उसका आंसर्स भी सही है या नहीं, सब कुछ बताएंगे। तो बस फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप की इस तैयारी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। आपकी ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही कम समय में आप सभी को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश मेरी रहेगी। टाइमिंग आप सभी को पता है 12:45 PM, यानी दोपहर में आप सभी को 12:45 में मेरी क्लासेस मिलती हैं। कोशिश किया करिए फ्रेंड्स, काम छोड़ करके इस टाइम पे जरूर जुड़ा करिए, ताकि उस समय क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोज़ को आप सभी को पसंद आ रही हैं। ठीक फ्रेंड्स, बाय बाय।